सो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने एक कोलीग से बात कर रहा था जो कि इंडियन पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी वेवलेंथ्स मिल रही होती हैं, वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अरेबिक बैकग्राउंड है उनका। अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा वो बंदा। उसको मैं पुश करता रहता हूँ, जिससे भी मैं मिलता हूँ और बात होती है कंटेंट की, तो मैं सबको पुश करता हूँ कि भाई आप कंटेंट तो क्रिएट करें ना, चाहे वो लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो। खैर एनीवेज़ उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि यार मेरे पास ये सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास कैलेंडली की सब्सक्रिप्शन है, जस्ट बिकॉज़ मेरे पास वन ऑन वन कॉल हो जाए कभी, अभी तक हुई नहीं थी, लेकिन हो जाए कभी। पेड सब्सक्रिप्शन अभी से ले ली थी। मेरे पास एडोबी प्रीमियर प्रो की सब्सक्रिप्शन है, यू नेम इट। जन यानी कि जो एप्लीकेशंस या जो प्लेटफ़ॉर्म्स मैं सोच ही रहा हूँ अभी भी कि मैं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में 10 दफ़ा ओवरथिंक कर रहा होता हूँ, वो सारी की सारी सब्सक्रिप्शन उनके पास मौजूद थी। तो मैंने कहा यार आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो उसने कहा यार मेरी वाइफ़ भी इसी तरह कहती है मुझको। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, या आप वो चीज़ें ले रहे हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो इस बात पर मैंने कहा कि एक वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे और पॉइंटर्स हैं जिसके अंदर ये तो एक स्पेसिफिक बात हो गई ना कि वो बंदा कंटेंट क्रिएशन के लिए सोच रहा था या कर भी रहा है, लेकिन वो उसके लिए उसने अपने आप को, जो उसके पास गैजेट्स लिए हुए हैं, वो ओवरकिल है। इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपनी जो सब्सक्रिप्शन हो रही होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो उसमें ओवरकिल कर रहे होते हैं। सो एनीवेज़ सब्सक्रिप्शन तो एक चीज़ है, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 12 पॉइंट है, बल्कि 13 पॉइंट है। 13th पॉइंट जो है वो बड़ा ही स्पेसिफिक है और मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उस वक़्त तक देखें इस वीडियो को। मैं ट्राई करूँगा कि टाइम स्टैम्प लगा दूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो दैट यू नो कि कौन-कौन से पॉइंट कहाँ-कहाँ पर मौजूद हैं। सो आज हम बात करेंगे उन 12 चीज़ों के ऊपर जो कि आप अगर उस पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो, तो वो टोटल वेस्ट होगा, या टोटल वेस्ट नहीं भी होगा तो पार्शियल वेस्ट तो होगा ही होगा, और उसके अंदर आप उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को आपने देखा है, तो मेरा नाम वली खान है। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, रिलोकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, पॉडकास्ट, इस तरह के नीश के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इसके अलावा मैं मेरे कुछ कोर्सेज़ भी हैं जो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जो कि फ्री है, जिसके अंदर हम मल्टीपल जो मैंने आपको निशेज़ बताई हैं, उसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं। डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं उसके अंदर, उसमें जाके आप एनरोल हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। इसके अलावा न्यूज़लेटर भी है, ओवर 3000 सब्सक्राइबर्स हैं न्यूज़लेटर के, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं, विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो एज आई सेड, पहला पॉइंट हम उसी से ले लेते हैं कि जो आपकी अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड सब्सक्रिप्शंस होती हैं, हम उस पे बात करते हैं। अनयूटिलाइज्ड सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने लेट्स से नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आप देखते नहीं है। आपने अमेज़न की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आप चीज़ें मंगवाते हैं यहाँ पर, लेकिन आप उसको उस तरह से यूज़ नहीं करते जिस तरह से आपने, जितनी ज़्यादा उसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आप दे रहे हैं। इसी तरह से आपने लेट्स से इतिसलात के अंदर, यहाँ पर मैं यूएई में रहता हूँ, तो यहाँ पर इतिसलात हो गया, दू हो गया, या जो भी आपकी टेलीकॉम कंपनी है, उसके थ्रू आपने हायर एंड पैकेजेस लिए हैं, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो वो अनयूटिलाइज्ड सब्सक्रिप्शन हो गई। अंडर यूटिलाइज्ड सब्सक्रिप्शन का भी एक एग्जांपल है, मेरे अपने पास भी है, जो मैं कभी अभी यूज़ नहीं कर रहा उसको उस तरह से, लेकिन एक ऐप है जो कि अमेज़न एफ़िलिएट्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं उस तरह से यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मुझे आगे उसका काम रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है, लेकिन मेरे माइंड के अंदर कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है। तो जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन है, मेरे ख्याल से आपको एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए और उसके अंदर जितने भी साल की सब्सक्रिप्शन आपकी हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, और उस पे ओवरथिंक करें थोड़ा-सा, उसमें देखें कि आपको वो सारी सब्सक्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा जो ऐप, जो प्लेटफ़ॉर्म या जिस सॉल्यूशन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, अगर वन टाइम कॉस्ट के ऊपर मिल जाती है, भले वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो, मैं कहता हूँ उसको आप ले लें। जैसे मैं एडिटिंग, जो भी मेरी वीडियो एडिटिंग होती है, वो फाइनल कट प्रो के ऊपर कर रहा होता हूँ। फाइनल कट प्रो एप्पल का एक सॉफ्टवेयर है जो कि $300 का है। ये 4 साल पहले मैंने इसकी कॉस्ट $300 दी थी और आज तक ये मेरे पास फ्री में अवेलेबल है। मेरे पास कुछ उसमें ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो चीज़ सब्सक्रिप्शन के साथ आती है, वो आती है मंथली पेमेंट, और मैं उससे लाज़मी चाहता हूँ कि अवॉइड रखूँ। अब बहुत सारी चीज़ें, अब जो मॉडल्स आ गए हैं, जितनी भी डिवाइसेज़ हैं या जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उनके जो मॉडल्स हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वन टाइम कॉस्ट के ऊपर मिल जाती हैं। तो जहाँ तक हो सके वन टाइम कॉस्ट के ऊपर जाएँ, जहाँ तक हो सके मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाएँ, जहाँ तक हो सके अपनी सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करें। मैं क्योंकि पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोज़ भी बनाता हूँ, एक मैंने पॉडकास्ट की थी शजील के साथ, उस पॉडकास्ट का लिंक मैं लगा दूँगा। उसमें उन लोगों ने सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस, SaaS को
पैसिव इनकम का एक वे बनाया था अपने लिए। और जितनी भी ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, ये बेसिकली पैसिव इनकम का बहुत अच्छा वे है। जैसे हम बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स के अंदर तो आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर एज सर्विस के एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर अगर आपने एक दफा सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके बाद रिकरिंग रेवेन्यू आपको मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मंथली रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। एनीवेज, ये तो बात एक साइड पे चली गई, लेकिन जस्ट माई पॉइंट इज दैट कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन पर चलें, कम से कम जो जो चीज़ें आपको चाहिए सिर्फ उनके लिए सब्सक्राइब करें, रिव्यू करते रहें हर साल, हर महीने, इवन वीकली। अगर आप सोचते हैं कि कोई वीकली भी सब्सक्रिप्शन हो सकती है, तो आप उसको देखते रहें, अपने टेक्स्ट देखते रहें, एसएमएस देखते रहें। कभी कभी आपको इस तरह के एसएमएस भी नजर आते हैं, यहाँ मैं यूएई में देखता हूँ कि कुछ लोगों ने गलती से सब्सक्राइब कर लिया हो। इतिसलात या जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं यहाँ पर, उसके अंदर गलती से ऐसी चीज़ों को, ऐसी गेम्स को सब्सक्राइब कर लिया, बच्चों के थ्रू सब्सक्राइब हो जाता है। आईपैड्स के ऊपर जो गेम्स होते हैं आजकल, वो उसके अंदर पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन आ जाती है। अगर आप इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप एक रैबिट होल के अंदर जा रहे होंगे। तो मेक श्योर उसको अपना ट्रैक एंड ट्रेस रखते रहें। सेकंड नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद लोगों को प्रॉब्लम में आते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, और कॉन्स्टेंटली उनका जो अटेंशन स्पैन है वो उसी चीज़ के ऊपर चला जाता है, और वो है लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स हो गया या गैम्बलिंग हो गया, बात एक ही है, क्योंकि अगर आप लॉटरी टिकट लेते हैं तो आप डिफरेंट माइंडसेट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। आपका माइंडसेट ये होता है कि मेरी इसमें से पैसे निकलेंगे और मैं इसके थ्रू अमीर बनूंगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी ना करें। और आजकल उस चीज़ का जो सेकंड नेम मैं कहूँगा, वो है ट्रेडिंग या फॉरेक्स में ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडर्स, फॉरेक्स ट्रेडर्स मेरे पास आएंगे, कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, लेकिन ये हर एक बंदे के लिए नहीं होता। और इसके बहुत सारे स्टार्ट्स मौजूद हैं कि कितने परसेंट लोग इस तरह की ट्रेडिंग के थ्रू अमीर बनते हैं या पैसे कमाते हैं। बहुत माइनर परसेंटेज होती है। और फिर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो क्रिप्टो के थ्रू मिलियनर्स बने। मैं ऐसे बंदे को पर्सनली जानता हूँ जो क्रिप्टो के थ्रू $0 to $7 million के ऊपर पहुंचा, और फिर फ्रॉम $7 million to $2 million पे वापस पहुंचा। उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। सो ये चीज अगर आप सस्टेन कर सकें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सस्टेन इस तरह करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब भी आपको लोग कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें सेल कर रहे होते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग, क्योंकि उनको पता है ट्रेडिंग से ही वो सिर्फ सस्टेन नहीं कर सकते। सो सस्टेन करना ट्रेडिंग पे, उसको कंटिन्यूसली ग्रोथ पाथ के ऊपर लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये तो ट्रेडिंग की बात होगी, लेकिन ट्रेडिंग तो फिर भी एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें चार्ट्स देखकर आप कुछ ना कुछ अपने डिसीजंस ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो लॉटरी और गैम्बलिंग है, उसके ऊपर तो आप बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है यही सेवियर है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपनी मंथली इनकम के अंदर से एक बड़ा चंक यहाँ पर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास लॉटरी के, उसके अंदर डालते हैं। मैं इन्वेस्ट करने कहने वाला था, वो इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, उसके अंदर आप आई वुड से फेंक देते हैं। अब जब फेंक देते हैं तो आप हर हफ्ते, हर महीने जब भी उसके ड्रॉ होते हैं, तो आपके पास एक आस होती है कि यार अब पैसे निकलेंगे, अब हो जाएगा, और ये सालों चलता रहता है, और कभी कभी हो भी जाता है लोगों का। लेकिन ऐसी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं कि इस काम के बाद जब ये रिजल्ट्स आते हैं, और फर्ज करें किसी के पैसे निकल भी जाते हैं, किसी की लॉटरी निकल भी जाती है, तब भी वो उस पैसों को सस्टेन नहीं कर पाते। सो मेक श्योर करें कि इन चीजों से दूर रहें और अपनी माइंड को प्रोडक्टिव चीजों में लगा के रखें। अगला पॉइंट है बैंक फीस से रिलेटेड, या फिर आप क्रेडिट कार्ड्स की फीस कर लें या इंटरेस्ट ले लें जो क्रेडिट कार्ड चार्ज कर रहे होते हैं। ये तो एक, अगेन, इसको मैंने पहले वाली चीज को भी रैबिट होल बोला था, इसको ये भी एक रैबिट होल है। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को फुल पेमेंट नहीं किया, हर महीने पेमेंट नहीं की उसकी, तो आप एक इसी तरह से प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे, क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के, वो एग्जॉर्बिटेंट होते हैं। यानी कि ओवर एंड अबव 45-50% के करीब के साल के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। इस तरह का तो कोई बिजनेस आपको प्रॉफिट भी नहीं जनरेट करके दे रहा होता। सो इस चीज से तो बिल्कुल भी मेक श्योर करें कि इन चीजों में पैसे ना डालें, क्योंकि आप अपने पैसे डाल रहे हैं। आपको पैसे वन टाइम मिल तो गए, जिस तरह के बाय नाउ पे लेटर वाली चीज हो गई, आपने आज बाय तो कर लिया, लेकिन उसको अगले 12 महीने तक पैसे पे करने हैं। अच्छा, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाय नाउ पे लेटर के अंदर इंटरेस्ट तो होता नहीं है, या बहुत सारे ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उसका फायदा उठाने की जगह नुकसान उनको मिलता है। क्योंकि जो आपको पैसे फ्री में कोई कंपनी दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं से तो पैसे निकालेगी। वो कहाँ से पैसे निकालेगी? वो शायद आपसे ना अगर आप इतने अक्लमंद हैं कि आप उस जो भी चीज खरीद रहे हैं उसको आप विद इन ड्यू टाइम पे कर देंगे, 12 महीने के अंदर इंस्टॉलमेंट 100% पे कर देंगे, फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस, वेयर दे कैन नॉट अफोर्ड इट, और फिर बाद में उनको
पैसे वो इंटरेस्ट की फॉर्मेट में देने पड़ते हैं। सो मेक श्योर करें ये इंटरेस्ट के पैसे भी ना दें, और बाय नाउ पे लेटर के अंदर अगर तो आपको पता है कि आपके पास पैसे मौजूद हैं और उन पैसों को किसी सही जगह लगा सकते हैं, एंड अगर आप उन पैसों को यूज़ करके ना यूज़ करके बाय नाउ पे लेटर जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं और वो ले सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं और कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, फिर तो ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें भी साइकोलॉजी आ जाती है लोगों की, लेकिन अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन अगर ज़रा-सा भी आपको शक है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, तो उस केस में बिल्कुल भी उसमें स्टेप ना करें। अगले पॉइंट पर आने से पहले मैं ये कहूँ कि जब यूएई में रहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो जाए, चाहे वो स्पेंडिंग हो जाए, चाहे किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए। अब अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है, इस पे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात ज़्यादा करते हैं और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात ज़्यादा करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर देखता हूँ लोगों को, जब यहाँ पर यूएई आते हैं, तो उनके पास कुछ शार्क्स आने लगती हैं। वो शार्क्स आपको पकड़ती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, आप ये इंश्योरेंस प्लान ले लें। इस इंश्योरेंस प्लान के अंदर आपकी अपनी इंश्योरेंस भी होगी, प्लस आपको फ़ायदा भी होगा इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, और उसमें आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा-सा दूर रहें, क्योंकि इसके अंदर बहुत कैविएट्स होते हैं। ये पाकिस्तान में भी मैंने देखा है, मैंने अपने इंडियन कोलीग से भी बात की है, उनसे भी मैंने सुना है, डिफरेंट टर्म्स होती हैं, बैंक एश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, कपल्ड विद इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इन चीज़ों से दूर रहें, सिंपल इन्वेस्टमेंट्स रखें। इंश्योरेंस करवानी है, टर्म इंश्योरेंस लें, जिसके अंदर आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट जाएगी, आपकी अपनी इंश्योरेंस होगी, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने खुद भी नहीं ली हुई अभी, लेकिन ये कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है इंश्योरेंस की, जो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस होती है। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो इन्वेस्टमेंट्स को आपको सेपरेट रखना है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को अलग-अलग रखें, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ लेके आते हैं, तो उसकी फीस बढ़ जाती है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट फीस आपको नहीं पे करनी चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज को पे कर रहे हो, चाहे वो आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को पे कर रहे हो। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि कोई म्यूचुअल फंड है, वो आपसे कहता है हम 2% अपनी फीस चार्ज करते हैं, तो 2% बहुत ज़्यादा है। 2% इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप 2% अपने पैसों पे सिर्फ मैनेजमेंट के लिए फीस पे करें, क्योंकि आपको लगता तो कम है। आप फर्ज़ करें 10,000 दिरहम्स पे कर रहे हैं, तो 2% आपको इस वक़्त कम लगेगा, लेकिन वो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग होगी उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ जाएँगे। तो इसलिए शुरू में ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो आप बगैर किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अगर आप किसी हाई फ़ी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, अगेन बगैर किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के, ये नहीं होना चाहिए कि आपसे बोलें कि 1 साल तक आप ब्लॉक रहेंगे पैसे, और पैसे नहीं निकाल सकते, और अगर आप पैसे ब्रेक करेंगे, तो इसके अंदर आपको पेनल्टी लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फ़ीस आपको बोल भी रहे हैं ज़्यादा है, लेकिन आप जब चाहें बगैर फ़ी के आप पैसे निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, बाद में ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसी तरह से कोई एग्ज़ाम्पल ले लें, लेट्स से बहुत सारे लोग मेरे जो चैनल के ऊपर हैं, बल्कि मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर भी हैं, वो लोग सर्वा यूज़ करते हैं। अब सर्वा के अंदर 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर रेगुलरली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी स्टॉक लेना चाहेंगे, तो आप स्टॉक ले सकते हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, सर्वा ट्रेड नाम है, लेकिन है मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टमेंट ही है। अब जब सर्वा इन्वेस्ट के अंदर आते हैं, तो सर्वा इन्वेस्ट के अंदर कुछ उनके ऑप्शंस है। मैंने सर्वर इन्वेस्ट के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, इंग्लिश चैनल के ऊपर भी, उर्दू चैनल के ऊपर भी। आप उसको जाके देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इन्वेस्ट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं डिफरेंट पोर्टफोलियो बनाने के, और उस पोर्टफोलियो बनाने के बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप ये बताएंगे कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। उसकी बेसिस पे वो पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं। उसके अंदर उनका 0.8% का फी होती है। अब 0.8% देखने को थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं, कम है। लेकिन अगेन जब आप उसको कंपाउंडिंग करते हैं, तो वो एक बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है इस वक़्त, तो बेस्ट ये है कि आप सर्वा इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दें। 1 साल, 2 साल बाद जाकर जब आपको समझ में आ जाए, और जब आपका पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ भी जाए, उस टाइम पर आप कन्वर्ट कर लें। इंटरैक्टिव ब्रोकर में चले जाएँ, किसी और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, लेकिन स्टार्ट तो करें ना। तो इन्वेस्टमेंट फ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको मेक श्योर करनी चाहिए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ़ी ना दें। जब भी कभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शुरू में ना करें फॉर दैट कंपनी। अपने एंड के ऊपर तो आपको लॉन्ग टर्म ही करनी है, मैं तो हमेशा 10, 15, 20 साल की बात करता हूँ। लेकिन फॉर दैट कंपनी अगर वो आपसे बोले कि कल पैसे निकालने हैं, तो उसको कोई फ़ी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट फ़ी मेक श्योर करें
के ज़्यादा ना दें। और इस चीज़ के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने कोर्स में भी बात की हुई है, तकरीबन साढ़े 3 घंटे का कोर्स है, जाके लेना है तो आप ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। साढ़े 3 घंटे का कोर्स है स्पेसिफिक टू जीसीसी रेज़िडेंट्स। तो उसमें जितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन-कौन से ब्रोकर्स यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंडिंग क्या होती है, किस तरह से कंपाउंडिंग को यूज़ करते हैं, गाड़ी कब लेनी है, कैसे ले सकते हैं, क्या-क्या फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इस तरह की बहुत सारी हमने छोटी-छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें भी आप किस तरह से अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप टैक्सेस को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बीइंग इन जीसीसी कंट्रीज़ आपको टैक्स लग सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर, नॉट फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज़ बट फ्रॉम अब्रॉड जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने उस कोर्स में डिस्कस की हैं। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर नंबर 5th पॉइंट के ऊपर जो कि यूजुअली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तब आपको इम्पैक्ट करती है और वो है पीक हॉलिडे सीज़न के ऊपर जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, चाहे वो फ्लाइट्स टिकट हों, चाहे वो होटल टिकट्स हों, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा प्लान करना सीखें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो कहते हैं कि यार हमें तो मसला है ही नहीं, जो भी हम पे करें, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए पे कर रहे हैं। मैं अभी अपने एक कोलीग से बात कर रहा था, वो जिस कंट्री से है, अरब नेशन से है, लेकिन उनकी कंट्रीज़ के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा यार तुम्हारे जब हालात अच्छे नहीं हैं उस जगह के और तुम्हें पासपोर्ट रिन्यू कराना है, तो तुम क्यों नहीं 6 महीने पहले रिन्यू करा देते? तो कहते हैं नहीं यार, आई एम नॉट इंटू दोज़ काइंड ऑफ पीपल कि वो बहुत प्लान करें और ये करें और वो करें। मैंने कहा जब तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, तो उस टाइम पर फिर वीज़ा भी टाइम पे नहीं रिन्यू होगा यूएई में रहते हुए। जब वीज़ा रिन्यू नहीं होगा तो उसपे फाइन भी पड़ सकता है। तो तुम क्यों इतना डेंजर में जा रहे हो? क्योंकि मेरे पास एक्सेल शीट के ऊपर अपनी पूरी फैमिली के पासपोर्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं और उसके अंदर कब-कब वो एक्सपायर हो रहे हैं, वो लिखा हुआ है। तो मुझे वो रेड फ्लैग आ जाता है, हर महीने मैं चेक करता हूँ 2 महीने बाद कि वो कब-कब, किस-किस का रिन्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, ट्रैक रखना। तो मेरे पास वो एक्सेल के अंदर लिखा हुआ है। पहले तो मेरे वीज़ाज़ भी लिखे होते थे, अब तो खैर वो गोल्डन वीज़ा मिल गया तो वो 10 साल का सबका वैलिड है, तो वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन पासपोर्ट्स का मैं ट्रैक कर रहा होता हूँ। तो आई कैन नॉट इमेजिन कि कोई बंदा इस छोटी-सी चीज़ को किस तरह से ट्रैक नहीं कर रहा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जो कि अपनी फैमिली के पासपोर्ट और वीज़ा को जब ट्रैक नहीं करते और एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते, हमारा तो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ है। आज अगर हम चले लेट्स से वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और पाकिस्तान चले भी गए, तो वापस नहीं आ सकते क्योंकि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ है। ऐसे लोग भी देखे मैंने। सो ये तो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन जो रेगुलर अपनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो अपनी अगर फ्लाइट्स को थोड़ा-सा पहले से देख लें, थोड़ा दिन को आगे-पीछे कर लें, अपने ब्राउज़र्स को चेंज करके देख लें, डिवाइसेज़ को चेंज करके देख लें, क्योंकि मैं एप्पल यूज़ करता हूँ। एप्पल के अंदर मैं फुली इन्वेस्टेड भी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पता है एप्पल के फ़ोन्स के थ्रू जब आप टिकट्स सर्च करते हैं तो कभी-कभी आपको रेट्स में डिफरेंस मिलता है। ट्राई करें कि मैकबुक के ऊपर अपने फ्लाइट्स बुकिंग ना कराएँ, कंप्यूटर्स के ऊपर कर लें, ताकि आपको एक कंपैरिज़न भी मिल जाए। सो ये चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, वेल अहेड प्लान कर लें। कभी-कभी होता है इमरजेंसी के अंदर आपको करना होता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो कभी-कभी के लिए ठीक है, लेकिन अपनी हैबिट ना बनाएँ। इस चीज़ को जब भी करें, वो वेल प्लान्ड ट्रैवलिंग और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिसके अंदर हाई एक्सपेंस हो सकता है, उसको प्लान करके चलें। इसके बाद पॉइंट आता है अननेसेसरी अपग्रेड ऑफ होम। अच्छा, मैंने इस पे मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हैं कि आप जब अपने पर्सनल फाइनेंसेस के जो टारगेट्स रखते हैं, उसमें अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब फैमिली एक डायरेक्शन में चल रही है, आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब 2 डिफरेंट डायरेक्शन में लोग चलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर चीज़ें इनमें कोहेरेंस नहीं आती, इनमें गोल्स सेम नहीं होते। कभी-कभी गोल सेम सेम भी होते हैं, उसका तरीका सेम नहीं होता। तो ये चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। अब घर पे लोग कह रहे हैं कि भई घर को रेनोवेट करना है। घर को रेनोवेट करना है, लेकिन आपके बजट्स क्या हैं, वो आपने नहीं देखा हुआ। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑन होम इम्प्रूवमेंट, वो सही नहीं होता, अगर आपके पास अपने फाइनेंसेस ऑलरेडी सेटल्ड नहीं है। अगर फाइनेंसेस सेटल्ड है, नो पॉइंट इवन थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि आप अच्छी जगह पर रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप सुकून के साथ रहते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह से जब मैं यूएई में रह रहा हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी एक सर्टेन लेवल के ऊपर है कंपेयर टू समवन हू इज़ लिविंग इन पाकिस्तान लेट्स से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। अच्छे से अच्छे घर में भी रह लेंगे आप, आपको बिजली-पानी का मसला रहेगा, और बिजली-पानी का मसला नहीं भी रहेगा, आपने लेट्स से आरओ प्लांट्स लगवाए हुए हैं, आपने सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन मशीन है, कभी भी आगे-पीछे हो सकता है। सोलर पैनल्स के अंदर या आपकी जो सिस्टम है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर उससे बढ़कर पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास हर वक़्त कोई ना कोई आ रहा होता है, घर पे आ रहा होता है, फ़ोन आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप काफ़ी सुकून में, तो आपको एक पीस की जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है।
आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं प्रॉपर्ली। आफ्टर योर वर्क आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँगा। लेकिन आप अपने घर को अपने दिन को बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपके घर मौजूद है, कोई मेजर मसला नहीं है तो रेनोवेशन का जो एक प्रॉब्लम है लोगों के दिमाग में कि हमें घर रेनोवेट करना है, हर 2 साल बाद अपने 3 साल बाद सोफ़े चेंज करने हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपका मैट्रेस। मैट्रेस लाज़मी चेंज होना चाहिए। एक फ्रीक्वेंट अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मैट्रेस चेंज कर लें। एक पीसफुल जो आपकी स्लीप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई चीज़ें अगर चल रही हैं तो चलने दें उसको। इट्स फाइन, कोई इतना मसला है नहीं। सो इसमें लेकिन ऑफ़ कोर्स घर वाले जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं तो उनको हर वक़्त अलाइन रखें। अननेसेसरी अपग्रेड्स की तो बात कर ली हमने घर की, लेकिन अननेसेसरी अपग्रेड ऑफ योर गैजेट्स ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि ये तो घर वालों पे डिपेंड नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनके घर वाले काफ़ी प्रूडेंट होते हैं, लेकिन वो खुद काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अजीब-सा उनका दिमाग होता है। अब जैसे मैं आईफ़ोन चेंज करता हूँ हर 4 साल बाद, कभी-कभी 5 साल भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो मुझसे कम इनकम लेवल के ऊपर हैं, जिनके इश्यूज़ अपनी जगह पर हैं, लेकिन आईफ़ोन उनको हर 2 साल बाद अपग्रेड करना है। तो क्यों अपग्रेड करना है, ये समझ से बाहर है। अच्छा उसकी या उसकी वो रीज़न्स देते हैं कि नहीं हमें बायबैक मिल रहा है, हमें अपग्रेड के ऊपर जब हम ये सेल करेंगे तो अभी अच्छे प्राइस पे सेल हो जाएगा, बाद में वो कम प्राइस हो जाएगी। तो भाई बाद में भी क्यों करना है? बाद में भी ना करें। मैं तो अपने जितने भी आईफ़ोन्स हैं घर में वो यूज़ हो रहे होते हैं, यूटिलाइज़ हो रहे थे किसी न किसी रीज़न से। मैं कभी भी अपने फ़ोन्स को बेचता नहीं हूँ। वो जब ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तब जाके बिकते हैं। और जब ही हो सकता है जब आप अपनी साइकिल जो फ़ोन की साइकिल चेंज करने की है, 4 से 5 साल रखें। क्योंकि जब 4 से 5 साल रखेंगे, तो फिर अगला नया फ़ोन लेंगे और नए फ़ोन की जब साइकिल अगले 4-5 साल जाएगी, तो जो 10 साल पुराना वाला फ़ोन है, ऑफ़ कोर्स वो यूज़ेबल नहीं रहेगा। आपने उसको पूरा जूस उसका निकाल लिया होगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अपनी जो गैजेट्स की लाइफ़ साइकिल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के चलें। ये एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो अच्छा है अगर आप अपने आईफ़ोन्स को अपग्रेड करते हैं क्योंकि मैंने तो एप्पल के स्टॉक्स लिए हुए हैं और एप्पल के स्टॉक्स जभी अच्छे जाएँगे जब आप जितना ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। लेकिन एक कॉमन सेंसिकल चीज़ देखें तो वो ज़्यादा नहीं सही है अगर आप अपने जो जो एप्पल की या कोई भी डिवाइस होती है उसको ज़्यादा अपग्रेड कर रहे होते हैं। अगर आपको वैसे इन्वेस्ट करना है डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर तो मैंने सर्वा की बात की थी, इसके अलावा और भी ऐप्स हैं जिस तरह बराका और अमाना की ऐप है। सर्वा की ऐप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे थ्रू माय रेफरल कोड आपको $50 का रेफरल बोनस मिलेगा अगर आप $2500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से अगर अमाना के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आई थिंक $100 का आपको ट्रेडिंग बोनस मिलेगा अगर आप अमाना के थ्रू ट्रेडिंग मेरे कोड के थ्रू अगर आप ओपन करते हैं अपना अकाउंट। इसी तरह से अगर आप बराका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरा लिंक यूज़ करेंगे। लिंक मैंने सबके डिस्क्रिप्शंस में डाले हुए हैं। बराका के ऊपर भी $100 का आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये रेफरल बोनस मिल सकता है। ये सारे रेफरल लिंक्स हैं जिसके अंदर ऑफ कोर्स मुझे भी थोड़ा-सा फ़ायदा होगा लेकिन एट नो कॉस्ट ओवर एंड अबव व्हाटएवर यू आर ऑलरेडी पेइंग। नंबर 8th पॉइंट के ऊपर जो आपकी हॉबीज़ हैं जिसके अंदर कोई भी हॉबी हो सकती है या नॉट ओनली हॉबी आपकी साइड हसल हो सकती है जो आपको परस्यू करनी है। उसके अंदर अगर आप जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं आज से A1 किस्म का कैमरा ले लूँ, A1 किस्म की लाइट्स हों, A1 किस्म का लैपटॉप हो, A1 किस्म का माइक हो, यू नेम इट सारी चीज़ें टॉप ऑफ द नॉच होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो आपकी हॉबी या साइड हसल आपने सोची है, स्टार्ट करी है, ये आपकी डे 1 से एक्सपेंसिव गैजेट्स के थ्रू फंड नहीं होगी या इवन एक्सपेंसिव कोर्सेज़ के थ्रू फंड नहीं होगी। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत एक्सपेंसिव उन्होंने यूट्यूब के कोर्सेज़ लिए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। कोर्सेज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। मैं अभी नदीम भाई से बात कर रहा था, उनके कोर्स हैं ये फाइनेंस बिज़नेस पार्टनर के। वो मुझे बताते हैं कि उनके तकरीबन कोई 80 के करीब कोर्सेज़ सेल हो चुके हैं और वो मुझे बताते हैं कि भाई कोर्स कंप्लीशन रेट जो है वो 20-30% है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि कुछ करें, उसको आप मेक श्योर करें कि अपने कोर्सेज़ को जो भी ले रहे हैं कंप्लीट भी करें और उसके बाद उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन करने हैं वो डे 1 से स्टार्ट कर दें। मेरे अपने कोर्सेज़ हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि एंगेज रखूँ क्योंकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, तो हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा-सा उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी लेकर आएँ। सो जो भी आप कोर्सेज़ ले रहे हैं, उनको कोर्स लें, इन्फॉर्मेशन लें, सारी चीज़ें लें, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें और जो कम्युनिटी है, उसके अंदर इंटरैक्ट करें। वन्स कम्युनिटी के साथ इंटरैक्शन होता है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी हॉबी हो, चाहे वो आपका साइड हसल हो, जो गैजेट्स हैं
उसके ऊपर बिलीव ना करें शुरू में। मैंने अपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसके अंदर 6 महीने तक तो मुझे यही नहीं पता था कि माइक मैं कहाँ पर प्लेस करूँगा, तब मेरी ऑडियो अच्छी आएगी। आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, 800 वीडियोज़ के करीब हो चुकी हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। पुरानी वीडियो जाके देखेंगे, मैं गाड़ी में वीडियोज़ बना रहा होता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता था कि कमरे के अंदर बैठ के लाइट कैसे अच्छी होगी या माइक कैसे अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा कैमरा या मेरा फ़ोन जो था वो दूर रखा हुआ था। सो दीज़ थिंग्स कम वन्स यू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। आप जब तक कंटेंट नहीं बनाएँगे, या मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, या किसी भी चीज़ के अंदर जब तक आप एंटर नहीं होंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। नंबर 9th पॉइंट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी मैं इसकी बात करता हूँ अलोंग विद सम अदर पॉइंट्स, तो लोग बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट हो जाते हैं। ये है गाड़ी के बारे में। अब गाड़ी जो है वो एक स्पेसिफिक टूल है, या आप उसको यूटिलिटी कह लें, जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचाती है। लेकिन इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उसकी वजह से मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी देखा है, जब भी मैंने कोई पोस्ट की है इसके बारे में, तो लोग ज़्यादा जज़्बाती होकर अजीब-अजीब बातें करने लगते हैं। इसी तरह से कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे साइड हसल करना, उसके ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाते हैं। कहते हैं कि यार आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं क्रिएट करने देते, हमें फैमिली के साथ टाइम गुज़ारना है, तो आप कर लें भाई, आप टाइम गुज़ारें, जो भी करना है आपको करना है। ना करें साइड हसल। मेरा कंटेंट आपको देखना ज़रूरी थोड़ी है। या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं पैसों की बातें कर रहे हैं आप सिर्फ़। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं। गाड़ी बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है। मैं यूट्यूब में आने के बाद मैंने देखा, या कंटेंट स्पेस में आने के बाद देखा मैंने, कि जब भी गाड़ी के बारे में बात होती है, तो इस पे फॉर सम रीज़न बहुत सारे लोग अजीब-अजीब बातें करने लगते हैं। एनीवेज़, बात ये है कि गाड़ी लेने का एक स्पेसिफिक रूल है, 24-10 का रूल है, वो मैंने अपने कोर्स में भी बात की हुई है। वो आपको उस रूल के थ्रू गाड़ी लेनी चाहिए, अगर आप कैश पे नहीं ले रहे। कैश पे ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। उसमें फिर एक और बात सुनने को मिलती है कि भई ये गाड़ी तो हमारी इकलौती ही ख्वाहिश है पूरी ज़िंदगी की, हम यूँ ही आके इसको नहीं अगर पूरा करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन मैंने इस चीज़ को, इस स्पेसिफिक चीज़ को कंप्लीट वेल्थ किलर देखा है। लोगों के अंदर, अब आप ये इमेजिन कर लें कि मैं आज अपनी गाड़ी को अपग्रेड करके एक अच्छी गाड़ी ले लेता हूँ, तो मेरे जो साल का खर्चा है, वो मैंने इंग्लिश वीडियो में भी बात की थी अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसको आप जाके देख सकते हैं। तकरीबन 3500 दिरहम, 3500 दिरहम्स का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जो अगले 5 साल के लिए मुझको बाउंड करना होगा। इमेजिन। और अभी जो मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं ये बात कर रहा हूँ जो जो डेल्टा आएगा खर्चे का, क्योंकि अभी जो गाड़ी है ऑफ कोर्स उसके अंदर भी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस भी होती है, उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट जा रही होती है, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जब मैं नई गाड़ी लूँगा, तो जो डेल्टा आएगा वो 3500 दिरहम्स का डेल्टा आएगा। क्योंकि जब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, तो बेहतर की तरफ जाऊँगा ना, मैं पीछे तो नहीं जाऊँगा, मैं अच्छी गाड़ी लूँगा, नई गाड़ी लूँगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा जो डेल्टा आ रहा है वो 3500 दिरहम का आ रहा है, और कोई बहुत टॉप नॉच गाड़ी नहीं ले रहा हूँ। एक नॉर्मल किस्म की अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ, जो मैं अपनी करंट गाड़ी से अपग्रेड करूँगा। 3500 दिरहम इज़ इक्विवेलेंट टू माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। किस तरह से? अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ता हूँ, तो मुझको अपनी फैमिली के इंश्योरेंस के लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये पैसे बल्कि ज़्यादा ही होंगे, अगर मैं अपनी फैमिली की इंश्योरेंस करवाना चाहूँगा। तो अगर मैं आज जॉब छोड़ के अपना कोई काम करना स्टार्ट करता हूँ, तो अगले 5 साल के लिए मुझे अपनी फैमिली की इंश्योरेंस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ पीपल थिंक। और जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं कोई चीज़, तो उसके अंदर आपको ये फ़ुज़ूल के खर्चे नहीं करने चाहिए। सो मेक श्योर करें गाड़ी जो भी लें, वो अफ़ोर्ड कर सकें। नंबर 10 के ऊपर ये भी बहुत एक ट्रिगरिंग पॉइंट है लोगों का, कि भई हमें ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। अब वो ब्रांडेड कैसे होना चाहिए? वो पोलो का बहुत बड़ा-सा जो है ना एक लोगो नज़र आना चाहिए, ताकि आपको ब्रांड नज़र आए। तो आपको दूसरों को दिखाना है कि मेरे पास ब्रांड मौजूद है। आप एक पोलो की वो शर्ट भी ले सकते हैं जिसके ऊपर ये या तो वो छोटा-सा बना हो, या फिर वो बना ही ना हो। या इस तरह की ब्रांड ले सकते हैं जिसके अंदर उस ब्रांड ने कुछ लिखा ही ना हो। मैं व्हाइट शर्ट या ब्लैक शर्ट का आई एम रियली अ फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि अगर कोई प्लेन व्हाइट या प्लेन ब्लैक टी-शर्ट हो, तो इट्स नथिंग लाइक इट, क्योंकि आपने जब वो चीज़ ले पहन ली है, तो वो आप पे अच्छी लग रही है, और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि आपका वार्डरोब क्या होगा, और आपको ये ब्रांड्स का कॉन्शसनेस भी नहीं होगी। दैट इज़ मच बेटर देन थिंकिंग अबाउट कि बाहर के लोग मेरी ब्रांड को देख के, मेरी शर्ट को देख के, मेरी ट्राउज़र्स को देखकर क्या सोच रहे होंगे। और यही चीज़ बच्चों में भी होती है। जब आपके दिमाग में ये आएगा, तो ऑटोमैटिकली आपके बच्चों में भी वही चीज़ ट्रांसफ़र होगी। और मैंने ये देखा है कि बच्चे भी गाड़ियों की ब्रांड और कपड़ों की ब्रांड के ऊपर कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जबकि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं भी, तब भी ये काउंटर प्रोडक्टिव है। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, अभी भी है। वो यूएई से रिलोकेट हुआ था, किसी और कंट्री गया था, मैं डिटेल में नहीं बताता वरना लोग समझ जाएँगे। फिर वो एक दफ़ा यहाँ पर आया था यूएई, उस मुल्क से कुछ टाइम के लिए ट्रांज़िट कर रहा था। तो वो दुबई मॉल में गया, एक बड़ी शॉप है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की, वहाँ गया। सेल्समैन से पूछता है कि यार मुझको आप जो सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप है वो बताएँ कौन-सा है? चाहे वो विंडोज़ का हो, चाहे वो एप्पल का हो। तो उन्होंने बताया कि भई ये है। उन्होंने बोला ठीक है, ये पैक कर दें। ये एक आपका माइंडसेट हो जाता है। जब आप
का दिमाग खराब होता है बेसिकली। और इस तरह के लोग मैंने खुद पर्सनली देखे हैं और ऐसे लोग होते हैं। सो ज़्यादा पैसे आने से आपको पैसों की मैनेजमेंट नहीं आती है, या आप ये नहीं सोचने लगते कि मैं इन पैसों को कैसे यूज़ करूँ अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। आज भी वो साहब जॉब कर रहे हैं। आज अगर जिस लेवल पे वो था, जिस लेवल पे उसने सैलरीज़ ली हैं, उस लेवल पे कोई नॉर्मल बंदा होता, थोड़ा-सा भी अक्लमंद होता, तो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट कर चुका होता और अब उसको जॉब की ज़रूरत नहीं होती है, वो कोई अपना काम कर रहा होता। बट नहीं, उसको वो अभी भी जॉब कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करने वाले में कोई प्रॉब्लम है, मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ अभी। लेकिन आपका माइंडसेट नहीं होता फ्री अप होने का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ब्रांड्स के चक्कर है ना, चाहे वो बच्चों के दिमाग में हो, चाहे वो आपके अपने दिमाग में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स के उसमें हो। वो रेस्टोरेंट्स के अंदर भी होता है कि यार वो तो बिल्कुल ही बेकार रेस्टोरेंट है, छोटी-सी जगह पर है ये वो, हम नहीं जाएँगे वहाँ पर। मतलब ठीक है, आपको अच्छी जगह जाना चाहिए, बट ये आपके दिमाग के अंदर इस तरह से जो फ़ुतूर है, वो निकल जाना चाहिए। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, बट स्टिल 11th पॉइंट पर हम आते हैं कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर यूएई के अंदर भी देखा है मैंने कि ये पाकिस्तान में तो शायद कम होता हो, लेकिन यूएई के अंदर मैंने देखा है कि जो छोटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। तो ट्राई करें कि अपनी जो ग्रोसरी है, वो बड़ी जो स्टोर्स हैं, वहाँ से बड़ी ग्रोसरी करें, और कभी-कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो कन्वीनियंस स्टोर जाएँ, बकाला जाएँ, या जो यहाँ पर पेट्रोल पंप की शॉप्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, उस पे तो बिल्कुल ही ना जाया करें। तो कन्वीनियंस स्टोर, कन्वीनियंस नाम दिया हुआ है उसका, इसी वजह से कि आपको कन्वीनियंस दे रहे हैं फॉर अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट क्या है, ऑफ कोर्स आपकी जो जो एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पर, वो आपके कन्वीनियंस है उसकी। सो कन्वीनियंस स्टोर पे कम से कम ग्रोसरी करें, और ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी बल्क परचेज़ करें। अगर बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर छोटी फैमिली है तो उसके अंदर फिर बहुत सारी टाइम पर ऐसा होता है कि पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं, वो बड़ी जगह से लेने पर वो ज़ाया हो सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ ऐसी जो बड़े स्टोर से ले रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि नॉन पेरिशेबल हों, या लंबे टाइम के लिए ना लें। अगेन इट्स अ बैलेंस कि आप किस तरह से बैलेंस रखते हैं, लेकिन लाज़मी जहाँ प आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पर क्या रेट्स चल रहे हैं। टाइम अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि फिर आप अपने हिसाब से शॉपिंग करें, लेकिन अगर टाइम आपके पास एम्पल है, फिर आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बाय द वे ट्रैक एंड ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी कोर्स में बात की हुई है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले महीने का खर्चा कितना हुआ था, ग्रोसरी पे कितना खर्च किया था, आपने ईटिंग आउट पे कितना खर्च किया था। मेरे पास तो अब 2 साल का पूरा डेटा मौजूद है, तो मुझे पता है कि एक चीज़ का बकेट जो है वो किस-किस तरह से है। मैंने इसको अगेन कोर्स में मैंने इस पे डिटेल में बात की हुई है, कैसे इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपको ट्रैक एंड ट्रेस करना है। तो वो उसको कोर्स में जाके देख सकते हैं। प्लस ये कि अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी इम्प्रूव करना है, उसको आपको देखना है, तो वो मैंने उसके लिए अलग से कोर्स डिलीवर किया था। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसिव टाइम वेस्टिंग गिफ्ट्स फॉर द किड्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने अपने बच्चों को मैक मिनी दिलाया है, और क्यों दिलाया, क्योंकि आई कैन सी कि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, जो कि ये वीडियो एडिट भी कर रहा होगा, ही इज़ इनटू वीडियो एडिटिंग। अपनी वीडियोज़, उसका चैनल भी है, वो सारी चीज़ें खुद कर रहा होता है, और ऑफ कोर्स मैं उसको पे भी करता हूँ फॉर माय वीडियो एडिटिंग। तो जो छोटे हैं, वो मुझसे काफ़ी अरसे से बोल रहे थे कि वी वांट टू डू द वीडियो एडिटिंग, और हमें भी करना है, और हमें भी पैसे कमाने हैं, और ये और वो। तो अब हमारे घर में ना कोई PS4 है, ना कोई एक्सबॉक्स है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। उन लोगों को मैं देखता था कि वो यूट्यूब चैनल देख रहे होते थे, वो फुटबॉल के शौकीन हैं, तो वो फुटबॉल भी देख रहे होते थे, जाते भी हैं अकेडमी, वो सारी चीज़ें कर रहे होते थे। तो आई थॉट कि क्यों ना इनको एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाया जाए। अपनी वीडियोज़ तो मैं बाद में दूँगा, लेकिन अभी उनको मैंने बोला है कि अपने चैनल्स बनाएँ, अपनी जो भी फुटबॉल की जो बातें आपस में कर रहे होते हैं, उसको करें, एडिट करें, वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करें, एंड देन एक टाइम आएगा कि वो भी मेरी वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं। तो इन हाउस हमने एक इकॉनमी बना ली है कि वो सर्कुलर इकॉनमी है, कि हम मेरा ही काम ये लोग कर रहे होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, एंड देन वो अपना जो भी करें उसके अंदर, उससे पैसों की इम्पोर्टेंस पता चलती है। उससे मैं ये एक अलग टॉपिक है कंप्लीटली, कि बच्चों को कैसे आप पैसों की इम्पोर्टेंस क्रिएट करें। ज़रूरी नहीं कि वो काम करें जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। लेकिन अगर आप वैसे भी अगर उनको कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो एक अच्छा मनी माइंडसेट उनका हो जाए, और पैसों की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए फ्रॉम द अर्ली टाइम्स, तो कैसे कर सकते हैं? वो एक अलग टॉपिक भी है, उस पे मैं सोच रहा हूँ एक कोर्स भी बनाऊँ, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक खुद इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आपके बच्चे भी इम्प्रूव नहीं करेंगे, और उनका भी माइंडसेट वही रहेगा। लास्ट पॉइंट है आपका टाइम। ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने कहा कि बोनस एक टिप होगी मेरी तरफ से, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपके पैसे भी ज़ाया ही होते रहेंगे। सो टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मैं कहूँगा कैलेंडर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। टाइम ब्लॉक्स के अंदर उसको फिक्स करें।
15 मिनट, 20 मिनट का टाइम ब्लॉक भी रख सकते हैं, आधे घंटे का टाइम ब्लॉक भी रख सकते हैं। मेरा जो कैलेंडर है, वो 9 टू 5 जो मेरी जॉब है, उसके अंदर तो टच नहीं करता क्योंकि वो ऑफ़िस का काम होता है। उसके बाद मेरा अपना कैलेंडर स्टार्ट होता है और उसके बाद वो आधे घंटे की टाइम ब्लॉक्स होते हैं और अगर किसी को टाइम बुक करना है, जैसे वन ऑन वन कोचिंग होती है या मेरे अपने काम है या इवन फैमिली के लिए भी जो टाइम है, उसके अंदर भी मैं टाइम को ब्लॉक करता हूँ क्योंकि टाइम ब्लॉकिंग अगर आप नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे, तो फिर आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं हफ़्ते में 4 वीडियोज़ करता हूँ, 3 उर्दू चैनल के ऊपर, 1 इंग्लिश चैनल के ऊपर। इसके अलावा लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट रोज़ाना पोस्टिंग करता हूँ। ऑफ़िस का काम भी होता है, घर का काम भी होता है। घर में बच्चे भी हैं, पेरेंट्स का भी है मेरे पास काम। मैं पाकिस्तान भी आना-जाना कर रहा होता हूँ, फिर वेकेशंस पे भी जा रहे होते हैं। ये सब कुछ करते हुए मेरा रूटीन जो मेरा सोशल मीडिया का रूटीन है, मेरे जो काम का रूटीन है, जो मेरी फैमिली का रूटीन है, वो अपनी जगह पे चल रहा है। जस्ट बिकॉज़ मैं टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ और अपनी जितना भी मैंने काम कर रहा हूँ, उसको मैं एक सिस्टम के थ्रू मैं कर रहा हूँ और वो सिस्टम मेरा नोशन के ऊपर है, कैलेंडर के ऊपर है और भी डिफरेंट ऐप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, जितना चीज़ें मैं दिन में आउटपुट दे रहा हूँ और वो आउटपुट देने की वजह से ऑफ कोर्स इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम जब मिलेगा और अगर एक पॉइंट आता है कि जॉब छोड़ सकते हैं, तो फिर तो आप सोचिए ना, फिर स्काई इज़ द लिमिट उसके बाद। तो फिर क्या नहीं हो सकता उसके बाद। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। काउच पोटैटो बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैड अ पॉडकास्ट विद मिस्टर नदीम। नदीम बहुत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान है। मेरी उनसे लिंक्डइन के थ्रू ही मुलाकात हुई थी। वो मुझको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे। एक पॉडकास्ट के अंदर वो मैंने डिटेल में बात की थी कि उनकी जब जॉब छूटी थी, तो उसके बाद क्या किया था, किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि वो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोर्सेज़ भी बनाते हैं। तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। मेरे साथ उन्होंने कोलैबोरेशन के अंदर एक हमाद भाई हैं और नदीम भाई हैं, दोनों ने कोर्स भी किया है। हमने एक कोहोर्ट भी लॉन्च किया था अभी रिसेंटली। उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट की थी, बड़ी डिटेल पॉडकास्ट है, उसको जाके देखें 1 घंटे की, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने ललित के साथ एक पॉडकास्ट की थी, ललित फ्रॉम इंडिया, यूएई में रहते हैं। किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या उनका इन्वेस्टमेंट थीसिस है, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।